बांग्लादेश में 12वें संसदीय चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों का विपक्षी पार्टी बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बहिष्कार कर दिया है। बेसिकली इन बांग्लादेश इट इज टू वुमेन्स पॉलिटिकल राइवलरी और ये सालों से चला आ रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना और विपक्ष की नेता खालिदा जिया, इन दोनों महिला नेताओं के बीच कड़वे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बारे में पूरी दुनिया को पता है। बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव का जहां विपक्ष ने बहिष्कार कर रखा है, तो स्थानीय लोग यानी कि जो बांग्लादेशी लोग हैं वहां के आम लोग, उनका भी ये मानना है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के खिलाफ चुनावी मैदान में जो उम्मीदवार भी उतरे हैं वो काफी कमजोर उम्मीदवार हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार भी बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ही जीत दर्ज करने वाली है। तो क्या बांग्लादेश तानाशाही की दिशा में आगे बढ़ रहा है या शेख हसीना के नेतृत्व में जो तरक्की बांग्लादेश ने हासिल की है उसे देखते हुए बांग्लादेश को एक ऐसे मॉडल के रूप में देखा जाना चाहिए जिसने कट्टरपंथ से लड़ने का तानाशाही रास्ता अपनाया है। शेख हसीना की पार्टी खुद को सेकुलर कहती है जबकि खालिदा जिया की पार्टी कट्टर इस्लामी पार्टी मानी जाती रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो बांग्लादेश में जो आम चुनाव हो रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र के हालात को और बिगाड़ने वाले नजर आते हैं? कुछ सवाल और हैं हमारे जो सवाल हैं, आइए एक नज़र डालते हैं इन पर, स्ट्रेट टॉक के सवालों पर। क्या बांग्लादेश तानाशाही की दिशा में आगे बढ़ रहा है? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद आम चुनाव का क्या औचित्य रह जाता है? जब मैदान में विपक्षी पार्टी ही नहीं तो फिर आम चुनाव कराने की बात ही क्या है? एक पार्टी वाले देश में, जैसा कि अब एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, क्या एक पार्टी वाले देश में जनता के अधिकार संरक्षित रहते हैं? इस बात को भी समझे जाने की जरूरत है। और क्या एक पार्टी वाले देश में पूंजीपतियों का दबदबा मजबूत होता है? एक बात यह भी कही जाती है, क्या दक्षिण एशियाई देशों में लोकतंत्र विरोधी ताकतें मजबूत हो रही हैं? यानी कि यह भी कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में जो चीज़ देखी जा रही है, कहे कि पाकिस्तान में, श्रीलंका में, भारत में, चाइना में, म्यांमार में, इन सभी देशों को, दक्षिण एशियाई जो देश है, जो मुल्क हैं, इनमें जो राजनीतिक परिस्थितियां नजर आती हैं, कहीं ना कहीं एक पार्टी के शासन की तरफ दक्षिण एशियाई जो मुल्क हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और ये लोकतंत्र का एक कैसा परिदृश्य, एक कैसी तस्वीर उकेरती है। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं स्ट्रेट टॉक में। आइए उनका स्वागत करते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट नीलम चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम मैम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और थैंक यू नेहा। बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहे हैं मैम, कहीं ना कहीं ये वो देश है जिसे दो ताकतवर महिलाओं की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बारे में जाना जाता है, लेकिन अब शेख हसीना जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन पर तानाशाही रवैया अख्तियार करने के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप दिन पर दिन लगातार मजबूत भी होते जा रहे हैं। अब ये जो आम चुनाव हो रहे हैं, विपक्ष जेल में है और फिर भी आम चुनाव हो रहे हैं। इन आम चुनावों को कैसे देखती हैं आप, जबकि पहले से ही पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है? नीलम मैम। जी नेहा, आपने इसको बड़े अच्छे नोट से स्टार्ट किया, टू वुमेन इन पावर। और बांग्लादेश जैसी मुस्लिम कंट्रीज में जहाँ पे शेख हसीना और खालिदा जिया ने 1990 से दोनों ही नॉमिनेट कर रही हैं और 91 में पहले खालिदा जिया वहाँ की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी थी, पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद से शेख हसीना और खालिदा जिया ये अल्टरनेटली बनती आई और 2009 ऑनवर्ड्स तो जो है शेख हसीना ही डोमिनेट कर रही है इन्हीं की पार्टी। और 2018 में इन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया था खालिदा जिया को, और उसके बाद वो फिर उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। इस वक्त उनके बेटे को भी जेल में डाला हुआ है। और ये दोनों ही महिलाएं जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कनेक्ट करती है। जैसे शेख हसीना है, ये मुजबिर रहमान की बेटी है जो बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में थे, उनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। और जो खालिदा जिया हैं वो जियाउर रहमान एक एक्स प्रेसिडेंट थे, उनकी वाइफ है, जिन्हें असैसिनेट कर दिया गया था। वैसे तो दोनों ही रहमान को असैसिनेट कर दिया गया था। तो उसके बाद से पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ ये दोनों महिलाएं आगे बढ़ती आई हैं और पॉलिटिक्स में इन्होंने अपना पूरा दमखम दिखाया है। और 2009 ऑनवर्ड से खालिदा जिया ने जिस तरह से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है, तो वो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और इस बार के इलेक्शंस भी हैं, ऑलमोस्ट जो है ये कहा जा रहा है कि फेट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, वो अगली
फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं। एक तो ये एंगल कि ये वुमेन एम्पावरमेंट को शो करता है कि महिलाएं भी पॉलिटिक्स में डोमिनेट कर सकती हैं और एक दूसरे को टक्कर भी दे सकती हैं और लंबे समय तक वो रूल कर सकती हैं। तो ये तो एक वुमेन फैक्टर हो गया। दूसरा, अब हम इसके पॉलिटिकल एंगल पर आते हैं कि जो जिसके हमने कहा कि तानाशाही, अभी तक हमने ज्यादातर जो है वो सिर्फ पुरुष तानाशाही देखे हैं दुनिया में। तो ये पहली बार है कि जो खालिदा जिया, ये शेख हसीना है, इन्हें भी एक डिक्टेटोरियल जैसे अथॉरिटेरियन रिजीम, इसका एक प्रोग्रेसर माना जा रहा है। पहले अभी आप देखें जो 2018 के इलेक्शन थे, इनके जो पुराने इलेक्शन थे, उसमें भी इन पर इलेक्शन रिगिंग का काफी बड़ा इल्जाम लगा था। ऐसा कहा जाता है कि इलेक्शंस के डब्बे पहले ही भर दिए गए थे वोटिंग से पहले। तो इस बार भी इलेक्शंस में जो ट्रांसपेरेंसी, फेयर इलेक्शंस की होने की संभावना काफी कम थी, इसलिए सारी अपोजिशन पार्टीज जो है उन्होंने इसका ऑलमोस्ट इलेक्शन का जो आप कह सकते हैं बैकआउट किया है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एक जातीय पार्टी जो इनकी पहले शेख हसीना की जो पार्टनर थी, वो अब एज अपोजिशन लीडर वो पार्टी, उनको एक्चुअली कहा गया है कि आप खड़े हो जाए ताकि कोई तो नजर आए कि अपोजिशन में कोई पार्टी खड़ी है। तो इस तरह से तो पर्चे भरवाए जा रहे हैं। तो अब वो जो एक तानाशाही वाला एंगल है वो नजर आता है कि वो किस तरह से इलेक्शंस को डोमिनेट कर रही है, किस तरह से आर्मी की सपोर्ट ले रही है। एक पुलिस स्टेट बनाकर स्टेट में इलेक्शंस कराए जा रहे हैं। और इस पर जो है जो हमारी जो सुपर पावर्स है इस वक्त, एक जो है यूएस का ग्रुप है और एक चाइना रशिया ग्रुप है, सबकी नजरें बनी हुई है। इंडिया भी काफी क्लोजली इन इलेक्शंस को देख रहा है। जी, आपने कहा सुपर पावर की नजर बनी हुई है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी मैम कि अभी अमेरिका के साथ काफी तनातनी देखने को मिली थी। बांग्लादेश की सरकार और अमेरिकी प्रशासन के बीच में राजनयिक जो है चले गए थे और तब सरकार ने कहा था कि हमें इस बात का पता ही नहीं है, लेकिन हम जो है अपने देश में किसी भी राजनयिक की जो भी ड्यूटी है, फर्ज है, उसको पूरा परिवहन उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही थी। एक बात अहम ये हो जाती है मैम, उस मॉडल को समझने की कोशिश करना चाहती हूं आपके जरिए, जिसमें शेख हसीना की पार्टी खुद को तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती है और उसके साथ साथ वो तानाशाही का रवैया भी अपना रही है। इन्हीं के नेतृत्व में जो बांग्लादेश है उसने आर्थिक तरक्की भी की और जो उनकी गरीबी है वो एक रिकॉर्ड, बल्कि रिमार्केबल, मैं कहूंगी कि रिमार्केबल जो है उसमें कमी आई है। और विमेन एम्पावरमेंट, जो कपड़ा उद्योग ही है यहाँ का, जो कि पूरी दुनिया में काफी जो है एक कंट्रीब्यूट करता है पूरी दुनिया के कपड़ा उद्योग को, उसमें महिलाओं को रोजगार जो है भारत से भी ज्यादा, इस अगर स्तर पर मैं देखूं तो वहां पर महिला रोजगार भारत के मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति में है। इस मॉडल के बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये मॉडल क्या दर्शाता है कि इस तरह का जो लोकतंत्र है, क्या इसे अगर जब पॉपुलेशन की बात आती है तो हम सही माने, या फिर जो करेक्शन शेख हसीना करना चाहती है उनका तरीका सही नहीं? देखिए नेहा, अगर हम इस सवाल को देखें तो 3 एंगल्स इसमें हमें ध्यान देने चाहिए। एक इंडिया का रोल, एक यूएस का रोल और एक चाइना का रोल। अगर हम इन तीनों के रिलेशंस बांग्लादेश के साथ समझ जाते हैं तो उनकी पॉलिटिक्स और उनकी जो इकोनॉमिक पावर है वो भी समझ में आ जाती है। पहली बात, इंडिया किस तरह से सपोर्ट करता है। इंडिया तो दोनों को ही करता है, बीएनपी को भी और आवामी लीग को भी, दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहे हैं। तो इस वक्त पिछले साल ही शेख हसीना के एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर इंडिया आए थे और इंडिया के मिनिस्टर से मिले। उन्होंने कहा था कि अगर नेक्स्ट इलेक्शन में हम ही आते हैं तो हमारे इस रीजन में सॉलिडारिटी और स्टेबिलिटी रहेगी। तो आप देखें इंडिया के रिलेशंस और बांग्लादेश के रिलेशंस कितने मजबूत हैं। और इस समय जो पार्टी है उसमें ज्यादातर जो लीडर्स हैं वो प्रो इंडियन है, जो कि क्योंकि इंडिया ने हेल्प की थी लिबरेशन में। एक तो ये कि इंडिया का एंगल किस तरह से डोमिनेट कर रहा है। दूसरा, आप देखिए जो चाइना है उसने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काफी कुछ इन्वेस्ट किया है। और इसमें क्योंकि चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है, लेकिन बांग्लादेश ये कहता है कि वो हमारा इकोनॉमिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है। लेकिन जब ये इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना का एक कॉरिडोर जो है वो जब बन जाएगा तब वो हो सकता है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन जाए। एट प्रेजेंट वो उसको अपना इकोनॉमिक पार्टनर मानता है। और चाइना की भी नजरें हैं कि वहाँ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर यही वाली पॉलिटिकल पार्टी रहती है तो जो इन्फ्लुएंस है उनका वो बना रहेगा। तो चाइना
उस पॉलिटिकल गेन की तरफ देख रहा है। अब इस हिस्से में क्या है, क्योंकि यूएस जो है वो थोड़ा सा आउटसाइड हो जाता है, वो ह्यूमन राइट वायलेशंस वाला एंगल ले लेता है, उस पर अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेलता है, जिसमें कि कुछ समय पहले इनके 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी उन्होंने यूएस वीजा देने से इनकार कर दिया था। जो डोनाल्ड लू है, जो हमारे साउथ और एशियन अफेयर्स देखते हैं, यूएसए के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि जो भी ह्यूमन राइट्स के ऑफेंड करेगा वो उन्हें यूएस का वीजा नहीं देंगे। उनकी भी नजरें इन इलेक्शंस पर हैं। तो जो बांग्लादेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है कि बांग्लादेश जो भूमिका निभाता है वर्ल्ड इकोनॉमी में, साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क होने के नाते भारत के साथ संबंधों को लेकर भी बांग्लादेश में जो कुछ भी होता है इसका पूरा असर जो है दक्षिण एशियाई देशों पर भी देखने को मिलता है। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने भी जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका प्रोफेसर ब्रह्मदीप। और नमस्कार मैम। जी, हमारे साथ नीलम चौधरी भी बनी हुई है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और अब तक हमने बात की है प्रोफेसर ब्रह्मदीप, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने जो बांग्लादेश में आम चुनाव है, और आप बखूबी समझते हैं बांग्लादेश में चल क्या रहा है, लोकतंत्र का जो लगातार पतन हो रहा है ये कहा जा रहा है, तानाशाही रवैया अपना रही है शेख हसीना, और वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रही हैं, इस तरह के आरोपों का सामना कर रही हैं। और ये जो आम चुनाव है, जब पहले से ही पता है कि नतीजे क्या आने वाले हैं, ऐसे में बांग्लादेश की राजनीति और इसका दक्षिण एशिया पर क्या राजनीतिक असर, मैं थोड़ा सा विस्तार से आपसे भी समझना चाहूंगी। लेकिन यहाँ जो दुनिया है, दुनिया में एक प्रकार का सर्वसत्तावाद अब पनप गया है कि जो सत्ता में बने रहने वाले लोग हैं वो लोग सत्ता में किसी कीमत पर बने रहने देना चाहते हैं। और अफसोस इस बात का है कि एक दौर में अधिनायकवाद जो था, तानाशाही जो इन राष्ट्रों में होती थी वहां पर पनपता था, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में यह जो तौर तरीके उभर कर आ रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। और फिर बांग्लादेश के मामले में संवेदनशीलता इसलिए बढ़ जाती है कि बांग्लादेश का जो जन्म हुआ है वो पाकिस्तान की धार्मिक कट्टरता के कारण से विवाद से हुआ है जी। यह भाषावाद से हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में जो जटिलता है वो यह है कि जो दक्षिण एशिया की एक जो विविधता है, जिसमें खासकर हिंदू और मुसलमान होते, वो विविधता आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलती है। तो बांग्लादेश में एक तरफ तो आप चुनाव यदि ठीक तरीके से होते हैं, देखिए लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होना और लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण नहीं होना, इसमें बहुत गहरा फर्क होता है। जैसे आप ठीक इस प्रकार से समझिए इस बात को कि भाषावाद जो है जब भारत में पनपा तो भारत में बात यह थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र था, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा कर दिया गया, महाराष्ट्र बना दिया गया, तमिलनाडु बना दिया गया या आंध्र प्रदेश बना दिया गया, ये सब चलता रहा। लेकिन वहीं पर जब पाकिस्तान, जहां पर लोकतंत्र नहीं था, वहां पर जिन्ना ने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि यहाँ की भाषा जो सिर्फ उर्दू होगी, इसके सिवाय कुछ नहीं होगा। यही कारण है कि आने वाले समय में बांग्लादेश बन गया। तो जब लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता है तो फिर वहां पर एक अलग प्रकार की कट्टरता आती है, एक प्रकार का अलगाववाद आ जाता है। जो बांग्लादेश है वहां पर यही हो रहा है। आपने जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा रखा है, उस पर आप उसको चुनाव में भाग लेने अदालत ने भी मना कर दिया है। दूसरी तरफ जो वहां की सबसे बड़ी पार्टी है, खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी है, उसके जो लोग हैं वो अधिकांश जेल में, कुछ भागे हुए हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण है संसदीय लोकतंत्र में कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए जो जनता की आवाज माना जाता है। तो बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहा है बिना विपक्ष का चुनाव हो रहा है। अब इस सब में दुनिया की स्थिति भी बड़ी जटिल हो गई है, क्योंकि भारत जैसे देशों को लगता है कि यदि शेख हसीना चुनाव नहीं जीतती है और खालिदा जिया आ जाती है तो जो पूर्वोत्तर का पूरा इलाका है वहां पर आतंकवाद पनप जाएगा। तो भारत भी डरा हुआ है, दुनिया इससे डरी हुई है कि यदि बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरता पनपी तो फिर वो पूरी दक्षिण एशिया से बढ़ के यूरोप तक चली जाएगी, दुनिया भी। तो शेख हसीना दरअसल जो है भारत की प्रॉब्लम्स जो है या भारत की जो आशंका है, दुनिया की आशंका, उसके कारण ऐसा लगता है कि वो उसको संजीवनी मिल गई है शेख हसीना को कि वो इसका फायदा उठाकर ये इनके सत्ता में बनी रहना चाहती है। यहाँ पर नेहा जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब चुनाव, आम चुनाव होते हैं तो वो अंतरिम सरकार की देखरेख में होते हैं। मतलब आप सोचिए कि
जो सरकार बनी हुई है उसकी देखरेख में कोई चुनाव होगा तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? अब इसको लेकर बाकायदा संवैधानिक प्रावधान था, उस संवैधानिक प्रावधानों को भी शेख हसीना ने 2011 में हटवा दिया है। मतलब आम चुनाव का विपक्ष बहिष्कार कर रहा है। विपक्ष का मतलब एक छोटा समूह नहीं होता, विपक्ष का मतलब होता है देश की 50% या उससे कम आबादी। मतलब देश की इतनी बड़ी आबादी को आप नाराज करके यदि एक तरफा आम चुनाव करवाते हैं तो इससे आप आर्थिक तौर पर तो अपने देश को सशक्त ले जा रहे हैं, लेकिन आप मानव अधिकारों को कुचल रहे हैं, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल रहे हैं, आप विपक्ष को कुचल रहे हैं। और इसका मतलब होता है अलगाववाद पनपना। और नेहा जी, यदि यही बांग्लादेश में चलता रहा, यदि वैश्विक तौर पर इस देश पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में यह देश गृह युद्ध से जूझ जाएगा और यह पूरे दक्षिण एशिया की शांति के लिए बहुत बुरा होगा। नेहा जी, आपने बहुत ही स्पष्टता के साथ बांग्लादेश का जो हाल बताया है, उससे जहाँ पर संजीवनी की बात हो रही है, जहाँ पर भारत के फायदे की बात हो रही है, चीन के हित की बात हो रही है, लेकिन एक आशंका भी ये है कि अगर इसी तरह से एक पार्टी का शासन रहा तो आने वाले दिन में जो है स्थितियाँ कितनी बिगड़ सकती हैं। नीलम मैम, मैं ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे समझने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश वर्तमान में कम से कम ऐसा नजर आता है कि वो भारत और चीन के बीच संतुलन बिठाता हुआ दिखता है, लेकिन यही संतुलन जो प्रोफेसर ब्रह्मदीप ने आशंका जताई है कि गृह युद्ध में ना चला जाए, क्योंकि अगर ये गुस्सा विपक्ष का जो गुस्सा है और साथ ही साथ उन कमजोर लोगों का भी गुस्सा है, जो गरीब लोगों का जो गुस्सा है, हमने अक्सर देखा है कि अगर एक पार्टी का शासन किसी भी देश में रहता है तो गरीब और गरीब होता जाता है और जो पूंजीपतियों का शासन है वो और मजबूत होता जाता है। तो क्या ऐसा लगता है कि ये परिस्थितियां जो अभी भारत को ठीक लग रही हैं वो आने वाले वक्त में, आने वाले 4-5 सालों में ऐसी ना रहें और ये भारत के लिए मुसीबत बन जाए? जी नेहा, जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उनका एक बहुत बड़ा फॉल्ट जो सामने आ रहा है कि जो बड़े बड़े ओलिगार्क्स होते हैं या कॉरपोरेट सेक्टर के लोग होते हैं, उन्हीं के हितों को ध्यान में रखते हुए डोमेस्टिक और नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज बनाई जाती हैं। हम इंडिया में भी देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा बांग्लादेश में भी हो रहा है। वहाँ के उनके एक जो टॉप एडवाइजर है सलमान रहमान, उनकी तो एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बेक्सिमको, जिसमें कहा जाता है कि चाइना के ओलिगार्क्स जो हैं उनका भी पैसा लगा हुआ है। और एक और उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जुनैद अहमद, जिन पर ये इल्जाम लगता है कि वो चाइना के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो चाइना के जो बहुत सारे ओलिगार्क्स हैं वो अलग अलग नामों से जो है उनकी एंट्री है बांग्लादेश में, उन्होंने बहुत पैसा लगाया हुआ है। और ये पैसा लगाने की एक और वजह भी है कि जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी और चाइना के बीच का जो एक रूट था, ओपियम ट्रेड रूट था, जो कि कलकत्ता, बांग्लादेश, म्यांमार और फिर चाइना के साथ कनेक्ट करता था, उसको रिवाइवल के लिए चाइना के प्लान्स हैं। और इसी की वजह से जो चाइना को एक शॉर्टेस्ट रूट जो है इंडिया के जो ओशन है बे ऑफ बंगाल में, उसमें उसको उस एंट्री मिल जाती है। तो चाइना के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से वो बांग्लादेश में काफी इन्वेस्ट भी कर रहा है। और यही एक वजह है कि यूएस का इंटरफेरेंस जो है वो बांग्लादेश में रिड्यूस हो गया। वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को उठा रहे हैं ताकि जो है उनका थोड़ा सा चाइना से थोड़ा सा जो रोमांस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन बांग्लादेश काफी हद तक अभी भी जो है चाइना पर डिपेंड है। जैसे कंबोडिया वगैरह, उनको भी चाइना ने पूरा अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया है। ऐसे ही बांग्लादेश भी इकोनॉमिकली पूरा का पूरा जो चाइनीज एड पर डिपेंडेंट है। और वो जो इकोनॉमिक रूट है जिस बांग्लादेश के थ्रू इंडिया के साथ चाइना कनेक्ट होना चाहता है, जो वर्का की जो पुराना ट्रेड रूट था उसके रिवाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चाइना का इंटरफेरेंस श्योरली है बांग्लादेश में। और अगर अवामी लीग आती है तो उनके जो ये इश्यूज हैं इकोनॉमिक, उनको स्ट्रेंथन मिलती है, उसको बल मिलता है कि और ये होप्स जो हैं इंडिया के साथ जो एक कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है उसके रिवाइवल में शायद चाइना अपना फायदा देख रहा है। और ये जो परिस्थितियां हैं ये क्या बांग्लादेश को एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ ले जा रही हैं या फिर एक बड़े मानवीय जो अधिकार है उनके उल्लंघन की तरफ ये देश बढ़ रहा है? वहाँ पर जो मानवीय मूल्य हैं क्या उनका और भी आने वाले वक्त में हनन देखने को मिलेगा? हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, ये बातचीत आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने एक बात, बांग्लादेश ने तरक्की तो की शेख हसीना के नेतृत्व में, लेकिन कोविड के बाद से, जब से कोरोना काल है उसके बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को उबरना चाहिए था बांग्लादेश नहीं उबर सका। क्या आप मानते हैं कि ये जो वहाँ पर सत्ता का तानाशाही रवैया है
कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला पाने में नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि सबका जो है साथ नहीं मिल पा रहा है समग्र विकास के लिए? प्रोफेसर। हाँ जी, बिल्कुल नेहा जी। देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट होना चाहिए नेहा जी, कि आप लोकतांत्रिक बने रहना चाहते हैं, लेकिन कैसे लोकतांत्रिक बनते हैं आप, और दूसरी बात यह है कि क्या आप आपके आर्थिक हितों की कीमत पर मानव अधिकारों को दांव लगाते हैं। मतलब आप इस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप आर्थिक महाशक्ति, लेकिन उसके बाद आपको मानव अधिकारों को कुचलने का लाइसेंस मिल गया है। जनरली दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष है यही करते हैं, लेकिन आपका बड़ा दिलचस्प सवाल है कि इस बात से कितना फर्क पड़ रहा है। देखिए, अब बीएनपी जो है, बीएनपी और जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जिसकी नेता खालिदा जिया जेल में बंद है, और जो उसकी सहयोगी जमात इस्लामी, ये लगातार अब चुनावों की मांग को लेकर, आम चुनावों को फेयर करवाने की मांग को लेकर देश को बंद करते हैं। अब पिछले दिनों इन्होंने, देखिए, और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो बांग्लादेश की रैपिड एक्शन फोर्स है, वो जो है वो एक तो सुरक्षा बल वो होते हैं जो देश के लोगों की रक्षा करते हैं, लेकिन यदि सुरक्षा बल सत्ता पक्ष का सत्ता को मजबूत करने का हथियार बना दिया जाए तो उस देश का भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई पड़ता। बांग्लादेश में यही हो रहा है कि वहां की जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो क्या कर रही है कि वो सत्ता पक्ष को किसी येन केन स्थापित करने के लिए लोगों को, जो विपक्षी आवाजें, उनको निशाना बनाती है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, हिंसक आंदोलन बढ़ने लगे हैं, कट्टरता बढ़ने लगी है। आप देखिएगा कि जो बीएनपी के समर्थक है या जो जमात इस्लामी के समर्थक है, उन लोगों ने पिछले दिनों हिंदुओं को निशाना बनाया था, जो इस निंदा के गंभीर आरोप लगे थे। तो जब आप देश को बंद करते हैं, जब आप मजदूर जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में, आप येन केन करके इस निंदा के आरोप उन पर लगाते हैं, आप फैक्ट्रियों में उन पर हमला करते हैं। अब बांग्लादेश में यह सब कुछ हो रहा है, और आप किसी लोकतांत्रिक देश में एक जो बड़ी जनता है, देखिए ऐसा भी नहीं है कि शेख हसीना इतनी लोकप्रिय है। यदि इतनी ही लोकप्रिय होती तो फिर वो जो चुनाव है उनको फेयर करवाने से कभी डरती नहीं है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बात और नेहा जी समझने की जरूरत है कि 96 के में जब इस बात का इसी अवामी लीग की सरकार ने क्लियर किया था कि ठीक है, अब जो है अंतरिम सरकार की देखरेख में चुनाव होंगे, लेकिन 2001 में अंतरिम सरकार की देखरेख के कारण 2001 में सत्ता में कौन आ गई थी? बीएनपी आ गई थी, और इसी से शेख हसीना डरी हुई है। तो शेख हसीना सेना को हथियार बना के, जो वहां के सुरक्षा बल है उनको हथियार बना के लोगों को दबा रही है। इससे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं, इससे फैक्ट्रियां बंद होने लगी है, और यही कारण है कि वो देश जो कुछ समय पहले का आर्थिक टोकरी कहा जाता था, या एक ऐसा देश जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पे शुमार किया जा रहा था, वो देश जो है वो मंदी की ओर बढ़ने लगा। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज यह है कि लोकतंत्र के समर्थक कौन है और लोकतंत्र के विरोधी कौन है। तो जो चीन जैसे देश है वो तो लोकतंत्र को कुचलने का रास्ता देखते हैं, वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा तानाशाही स्थापित हो जाए, जैसे म्यांमार में स्थापित हो गई। तो चीन को कोई सरोकार नहीं है, यही कारण है कि दुनिया डर गई। भारत भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ कि दुनिया और भारत को लगा कि यदि शेख हसीना को दबाया गया तो ये क्या है, ये चीन की ओर चली जाएगी, और चीन की ओर चली जाएगी तो बांग्लादेश, चूंकि बंगाल की खाड़ी का एक महत्वपूर्ण देश है, तो भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस आर्थिक मंदी में चीन के प्रभाव को बढ़ने में इन सब में जो जिम्मेदार है वो है कि शेख हसीना का येन केन सत्ता पर अपना नियंत्रण रखना। और जब जनता की लोकप्रियता को दरकिनार करके आप येन केन सत्ता पर नियंत्रण रखते हैं तो जनता नाराज होती है, और जब जनता नाराज होती है तो आपका आर्थिक पतन तय होता है, और उस आर्थिक पतन के बुहाने पर अब बांग्लादेश खड़ा हुआ नजर आता है। जी, आर्थिक और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक पतन को भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक पतन की भी शुरुआत हो रही है। नीलम जी हमारे साथ बनी हुई है। नीलम मैम, मैं समझना चाहूँगी कि शेख हसीना पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जब अवामी लीग खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती है तो ये कैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, ये कैसी सेकुलर पार्टी है जहाँ जो सत्ता में इतने, ये चौथा टर्म जो है मुझे लगता है कि उनको वो सर्व कर रही है, उसके बावजूद
जो कट्टरता है वो अब और ज़्यादा उग्र होती नजर आ रही है। नीलम मैम, ये कौन सा रास्ता शेख हसीना ने अख्तियार कर लिया? देखिए, शेख हसीना जो है सबको ये डर दिखाती है कि जो बीएनपी है वो इस्लामिस्ट टिल्ट रखती है। राइट। और ये डर दिखाकर वो अपने एक फेवर चाहती है इंटरनेशनल पॉलिटिकल लीडर से। जितने भी पॉलिटिकल डोमिनेंस जो रहता है, स्पेशली जो चाइना है, उसकी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की वजह से उसे तो ये पॉलिटिकल क्लाइमेट सूट करता है कि शेख हसीना बनी रहे। और एक ये भी है कि जितने जब आप सत्ता में एक टर्म 2 टर्म कंप्लीट करते लेते हैं, तो एक जो सत्ता का जो एक आप कह सकते हैं ना, एक शौक है, एक वो आदत पड़ जाती है, आप बने रहना चाहते हैं, आप उसी कुर्सी पर मरना चाहते हैं। तो वो जो है आपको कुर्सी की जो लोलुपता है उसको छोड़ता नहीं है। तो सत्ता में बने रहने के लिए फिर आप इस तरह के इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें कि ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन होता है और डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ जाती है। तो यही एक वजह है कि जो यूएस जो अपने आप को डेमोक्रेसी का जो एक प्रोटेक्टर कहता है, तो डोनाल्ड डू भी जब आए थे बांग्लादेश में, तो उन्होंने अवामी लीग, बीएनपी और जमात इस्लामी सबको कहा कि आप बिना किसी कंडीशन के आप बैठिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बात करिए, लेकिन वो कहीं पर भी सिरे नहीं चढ़ती है। तो शेख हसीना किसी भी कीमत पर वो सत्ता में बने रहना चाहती हैं, इसलिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। पब्लिक भी सड़कों पर है और पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे आपको बताया, वो ऑलमोस्ट सारी जेल के अंदर है। तो सिर्फ एक दिखाया जा रहा है। हम देखें कि नए साल में सबसे पहले इलेक्शन जो है वो बांग्लादेश में ही हो रहे हैं, और इसी तरह का जो माहौल है हमें पाकिस्तान में भी नजर आता है, जहाँ अनाउंस हो चुके हैं कि 1 फरवरी को इलेक्शंस होंगे। वहां पे फरवरी में होने वाले। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, आपसे समझना चाहूंगी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में जो एक दलीय शासन दिख रहा है अलग अलग देशों में, क्या ये चीन के लिए वैसी ही एक थाली सजा रहा है जैसा चीन को चाहिए, और ये जो 2024 है ये चीन को अपने अनुकूल परिस्थितियां जो है चीन बना रहा है और उसमें वो सफल भी हो रहा है, और जो चाहेगा चीन इन देशों को वो करना पड़ेगा, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो भारत ही क्यों ना हो? बिल्कुल नेहा जी, देखिए, एक दलीय शासन जो होता है वो साम्यवाद के मुफीद होता है, और जहां पर साम्यवाद यहाँ होता है वहां पर लोगों को कुचला भी जाता है, वहां पर जो है लोगों के मानवाधिकारों की को खत्म कर दिया जाता है, और वहां पर जो लोग होते हैं, सामान्य जो जनता होती है, वो राज्य के लिए एक साधन बन जाती है। और बेशक आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कुछ जो दक्षिण एशिया के देशों में हो रहा है वो क्या चीन के मुफीद है? नहीं, बिल्कुल निसंदेह वो चीन के मुफीद है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में इमरान खान को हटा दिया गया है, जो चीन की भी मुखालफत करने लगे थे और जो अमेरिका की भी आलोचना कर रहे थे। तो उससे जिस प्रकार से जो इमरान की नीतियां थी वो जनता के करीब आ रही थी, तो बलूचिस्तान में या जो वन बेल्ट वन परियोजना का जो महत्वाकांक्षा है चीन की, वो प्रभावित हो रही थी। इमरान खान को निकाल फेंका गया, बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन चाइना वहां से नहीं लौटेगा, पक्का हो गया है। म्यांमार में आप देख लीजिए कि वहां पर बढ़िया लोकतंत्र स्थापित था, लेकिन उसको उजाड़ दिया गया है, अब सैन्य तानाशाही है। और जो चीन है, चीन ने उस देश में विद्रोही गुटों से भी संबंध बना लिए, और उसने जो है सैन्य जो अधिकारी उनसे भी मतलब चीन वहां पर भी काबिज हो गया है। अब आप देखिए मालदीव में तो मुइज्जू जो है वो चीन की गोद में चले गए हैं। आप श्रीलंका का तो भला वहां की जनता की कि वो राजपक्षे के विरोध में सड़कों पर उतर आए और उन्होंने राष्ट्रपति भवन से वो राजपक्षे खानदान को निकालकर बाहर फेंक दिया, वो भी। लेकिन वहां के जो सत्तासीन है वो इतने गुलाम हो गए थे राजपक्षे परिवार के कि जनता को कई दिनों तक संघर्ष करना पड़ा, नहीं तो श्रीलंका भी चला गया था। दरअसल बात यह है कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो गरीब देश है, वहां पर उनका संसाधन तो असीम है वहां पर, लेकिन वो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उसमें रहे, तो कभी डच ने इधर देखा, कभी फ्रांस ने इधर देखा, तो इस इलाके का कभी विकास हो ही नहीं सका। और एकमात्र जिस राष्ट्र ने थोड़ी सी आशा दिखाई वो भारत है, जहां पर भारत लोकतंत्र चल रहा है, और यहाँ पर लोकतंत्र चल रहा है इसीलिए इस देश का विकास हो पाया। लेकिन किसी भी देश में यदि एक दलीय शासन व्यवस्था आती है तो संसदीय लोकतंत्र खत्म हो जाता है, अभिव्यक्ति की आवाज को दबा दिया जाता है। यदि विपक्ष होगा ही नहीं तो फिर सत्ता पक्ष की कमियों को सामने बताएगा कौन? और यदि विपक्ष नहीं होगा तो फिर वो चीन होगा या वो रूस होगा। तो इस समय
शी जिनपिंग बहुत खुश होंगे और आने वाले समय में शेख हसीना यदि उदार होकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव का संचालन नहीं करती है इस देश में, तो यह नहीं भूलना चाहिए शेख हसीना को कि बांग्लादेश का जन्म चाहे 1971 में हुआ हो, लेकिन सैन्य तानाशाही से यह देश भी अभिषिप्त रहा है। और शेख हसीना का विकल्प यदि बनकर कोई सेनाध्यक्ष आ जाए, जिसकी संभावनाएं बढ़ती है, जिसकी आशंकाएं गहरा रही है, तो किसी भी सेनाध्यक्ष को कब्जे में करके चीन वहां पर सैन्य तानाशाही स्थापित कर देगा, और वो जो दिन होगा वो भारत के लिए भी बुरा होगा, वैश्विक समुदाय के लिए भी बुरा होगा। इसके लिए पूरे दक्षिण एशिया के लिए बहुत बुरा होगा। अल्पकालीन हित है। नेहा जी, छोटी सी बात और कहूंगा मैं, हमारे अल्पकालीन हितों को दरकिनार करके भारत और दुनिया ने शेख हसीना पर दबाव डालना चाहिए कि वो विपक्ष की आवाज सुन के वहां पर सही तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाए। इसी यदि ऐसा होता है, लेकिन ये परिस्थितियां भारत में भी अनुकूल नहीं है। ब्रह्मदीप जी, जो आशंकाएं आपने बांग्लादेश के लिए जताई हैं, ये परिस्थितियां कमोबेश भारत में भी वैसी बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से तो नहीं, पर विपक्ष के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं ये आशंकाएं जन्म ले चुकी हैं, और भारत को जो भूमिका निभानी चाहिए, भारत इससे दूर हटता भी नजर आ रहा है। नीलम, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ऐसे में जो परिदृश्य दिखाया है प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने ने, मुझे लगता है कि भारत को जो भूमिका निभानी चाहिए, उस भूमिका से मुझे लगता है भारत के पैर काफी पीछे हट रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो है खालिदा जिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इंडिया के कुछ मिनिस्टर से लास्ट ईयर मिले थे, और उन्होंने काफी एक जो फ्रेंडशिप, इंडियन फ्रेंडशिप की दुहाइयां भी दी थी, और कहा था कि हाँ, शेख हसीना, तो कि अगर वे दोबारा से अवामी लीग पार्टी में आती है तो हमारे इस एरिया में स्टेबिलिटी भी रहेगी और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी बढ़ जाएगी। तो वो अपने लिए लॉबिंग तो शुरू से कर रहे हैं इंडिया के साथ, और ये कहा भी जाता है कि इंडिया का बांग्लादेश के इलेक्शंस में इन्फ्लुएंस होता है, एटलीस्ट जो दोनों पार्टी से एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रहती हैं। और वैसे भी एक और जो बांग्लादेश जो एक बात कहता है कि चाइना सिर्फ उनका इकोनॉमिक पार्टनर है, तो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जो है वो इंडिया उनके ज्यादा नजदीक पड़ता है, तो इंडिया के साथ रिलेशंस वे बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन ये सही है कि इकोनॉमिक फील्ड में जो है वो चाइना बांग्लादेश में काफी डोमिनेट करता है, लेकिन चाइना को इंडिया की भी तो जरूरत है। अल्टीमेटली तो इंडिया के साथ ही वो शॉर्टेस्ट रूट की तलाश में बांग्लादेश के साथ उसने हाथ मिलाए हैं। तो इंडिया को अपना एक रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन जैसा भी आपने बताया कि इंडिया की खुद की हालत ऐसी होगी जैसे वन पार्टी रूल चल रहा है, और हमारी भी संसद से 150 के आसपास जो अब तो 400 प्लस का टारगेट है जी। अब तो 2024 में 400 प्लस का टारगेट बीजेपी और पाकिस्तान के बीच में इंडिया के भी हालात किस तरह के हो रहे हैं वो भी काफी देखने लायक है। जी नेहा, आप कुछ कह रही थी। जी, मैं कह रही हूँ कि भारत में भी अब बीजेपी का जो रुख है वो 400 प्लस जो सीटों का एक टारगेट लेके चल रही है। कहीं ना कहीं जो भारत में विपक्ष है, जो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर लग रहा है, एक डरा भी हुआ है, और निष्पक्ष चुनाव की जो बात है हो रही है। अगर हम दक्षिण एशिया मुल्क की बात कर रहे हैं, कि अगर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कैसे चुनाव हो रहे हैं, बांग्लादेश में कैसे चुनाव हो रहे हैं, वही बात तो अब भारत में भी चुनाव की उठने लगी है। एक छोटी छोटी टिप्पणी मैं लेना चाहूँगी प्रोफेसर ब्रह्मदीप, फिर मैं नीलम मैम के पास भी आना चाहूँगी। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, पूरे के पूरे दक्षिण एशिया में भारत ही एकमात्र उम्मीद, और भारत ही एकमात्र उम्मीद दक्षिण एशिया के लिए ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि पूरी की पूरी दुनिया के डेमोक्रेसी के लिए भारत एक बड़ी उम्मीद रहा है। और इस भूमिका में भारत जो है, अब मुझे लगता है कि उसकी छवि काफ़ी धूमिल हुई है, और भारत के लिए भी 2024 में एक बड़ी परीक्षा है कि यहाँ पर जो आम चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या निकल कर सामने आता है। प्रोफेसर, लेकिन हाँ जी, भारत को लेकर हमको ज्यादा आशंकित इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पर न्यायपालिका या जो संवैधानिक संस्थान है उनको सरकार ने बिल्कुल जकड़ कर रखा है, लेकिन हमारे यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बाकायदा निर्वाचन आयोग काम करता है, तो मुझे नहीं लगता परेशान होने की जरूरत है। हाँ, चुनौती यह है कि विपक्षी दल प्रासंगिक कैसे बने रहे, और दुनिया में जो एक परिवर्तन होता है 100 साल के बाद, एक विचारधारा का परिवर्तन होता है, उस विचारधारा के परिवर्तन में अपने आप को कैसे डालकर सत्ता में बने रहे, यह भारत के विपक्षी दलों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बाद भी भारत के जो लोग हैं बहुत जागरूक है, हमारे बीच में लोकतंत्र है, और जो हमारी सेना है खासकर
हमारी सेना पाकिस्तान जैसी नहीं है कि जहां पर इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बूथ के अंदर जो सेना के जो लोग हैं उनको तैनात कर दिया गया था और फौजियों ने पकड़ पकड़ के पीटा था। तो हमारे यहाँ पर ईश्वर की दया से जो सेना है वो स्वतंत्र निकाय की तरह काम करती है। जिस भी देश में जो सेना है वो स्वतंत्र निकाय की तरह काम करती है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है। उस देश के लोकतंत्र को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। भारत में ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता। जी जी, नीलम, आप कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे? बांग्लादेश में अब ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे, इसके बाद अब क्या देखे पूरी दुनिया? दक्षिण एशिया की तरफ जो तरक्की का रास्ता है, क्या अवरुद्ध होगा बांग्लादेश, जो एक आर्थिक कटोरी कहा जा रहा था? मुझे तो नहीं लगता कि इसके बाद जो सहमति है उसकी जरूरत भी शेख हसीना को महसूस होगी। जी नेहा, बांग्लादेश के प्रॉब्लम्स का मेन इशू था, एक तो ओलिगार्क का राइज होना, दूसरा चाइना का जो है उनका इकोनॉमिक एरियाज में एंटर होना, और तीसरा इलेक्शंस को रिगिंग करना। इन तीनों तरीकों का इस्तेमाल करके कुछ वेलफेयर स्कीम्स लाके वे पावर में, सत्ता में बनी हुई हैं। अगर यही चीज हम इंडिया के मुकाबले में देखें, हमारे यहाँ भी जो नेशनल और डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं एक पर्टिकुलर ओलिगार्क के लिए ही बनाई जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। दूसरा, ईवीएम मशीन्स पर भी जो है सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं। इवन भूटान में भी अभी जो इलेक्शंस होने हैं उसमें इंडिया से ही ईवीएम मशीन्स जाती है और उन्होंने इस पे क्वेश्चन रेज किया है कि ये किस तरह से काम कर रही है। तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा है कि नहीं ये ठीक है। तो एक जो डर जो हम इंडिया में है वो भूटान में भी नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी ईवीएम मशीन्स हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया एक बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है। ये सही है कि विपक्ष जो है उस तरह सड़कों पर नहीं आया जैसे श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हमें नजर आता है सड़कों पे। तो वो उनको एक रोल, जनता की आवाज उन्हें उठानी चाहिए ताकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत हो, जनता की आवाज पहुंचे। तो श्योरली अपोजिशन को अपना एक मेन रोल प्ले करना अभी बाकी है, और इसमें जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उसका एक अपर हैंड रहता है। वो इलेक्शंस को मैनेज कर लेती है, इकोनॉमिक सिचुएशन को भी कंट्रोल में रखती है। तो उनके पास काफी कुछ प्लस कार्ड्स हैं जो कि इंडिया की इंटरनेशनल छवि को काफी बेहतर बनाते हैं। तो ऐसे में 7 जनवरी को बांग्लादेश में क्या होता है, तो ये इंडिया के लिए भी, हमारे इस रीजन के लिए भी और थ्रू आउट वर्ल्ड में भी इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो देखने को मिलेगा। तो लेट्स वेट फॉर द 7 जनवरी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी दुनिया की नज़र तो बनी हुई है कि बांग्लादेश के चुनाव में नतीजे क्या आ रहे हैं। अगर शेख हसीना आएंगी तो उन्हीं आरोपों के साथ इनको सरकार को आगे बढ़ाना होगा, सरकार को दोबारा चलाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमदीप पलूने आपका भी, और नीलम मैम आपका भी, कि आपने समय निकालो, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े हैं। दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आपको इस शो के बारे में कोई भी सुझाव है या फिर कोई शिकायत भी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर आप हमें अपना फीडबैक ईमेल के रूप में अवश्य भेजते रहिए। धन्यवाद।